कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का हिस्ट्री में पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, मुगल आक्रमण और उसके प्रभाव और प्रकार। ठीक है, पार्ट 4 का आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का शासक, महान शासक। ठीक है, समयकाल है इसका 1177 से 1192 ईस्वी तक का। तो देखिए, हम पृथ्वीराज चौहान को समझते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अंतिम हिंदू, उसके बाद जो है मुस्लिम आक्रांता आ गए और फिर किसी हिंदू का शासन नहीं आया। उसके बाद सल्तनतें या कह सकते हैं सुल्तान शासक है बदलते रहे, लेकिन जो है हिंदू शासकों के साम्राज्य का एक तरह से अंत हो गया। उनके छोटे छोटे साम्राज्य है वो बने रहे, लेकिन छोटे छोटे राज्य है वो बने रहे, लेकिन फिर भी जो है दिल्ली की राजगद्दी पर अन्य कोई बैठने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो देखिए, हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में समझते हैं। टॉपिक को आज के जीवन परिचय को समझते हैं। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली और अजमेर पर जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था या पृथ्वीराज चौहान का शासन था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को इतिहास के अंदर राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। ये जीवन परिचय के तौर पर हम इसको समझ रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को इतिहास के अंदर राय पिथौरा के नाम से ये प्रसिद्ध शासक है। और राय पिथौरा का अर्थ होता है वीर या पराक्रमी योद्धा। ठीक है, वीर या पराक्रमी योद्धा। पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में, 1166। ठीक है, ईस्वी में। पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान या सोमेश्वर, माता थी कपूर देवी। माता एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, उनके अंदर राजनीति के गुण है वो विद्यमान थे। अब पृथ्वीराज चौहान के साथ कुछ विषम परिस्थितियां रही कि जब ये छोटी उम्र के ही थे तो इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई और ऐसी स्थिति में ये 11 वर्ष की आयु में राज्य के उत्तराधिकारी बने, यानी पिता के बाद संतान को गद्दी या राजगद्दी जाती थी और यह सिंहासन पर संतान जो है सिंहासनारूढ़ होती थी। और ऐसे में जब सोमेश्वर की मृत्यु हुई तो पृथ्वीराज है वो 11 वर्ष की आयु में राज्य का उत्तराधिकारी बना। पृथ्वीराज चौहान की उम्र छोटी थी काफी और ऐसी स्थिति में माँ कपूर देवी जो एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, उन्होंने बड़ी ही कुशलता से राजकार्य को संभाला और उस राजकार्य को संभालने में कपूर देवी का जो साथ दिया था उनके प्रधानमंत्री कदमबास और सेनापति थे भुवनमल। ठीक है, ये दोनों के दोनों वफादार और योग्य व्यक्ति थे जो है चौहान राज घराने के। और ऐसी स्थिति में इन दोनों ने पृथ्वीराज चौहान की माता कपूर देवी का साथ दिया, वफादारी के साथ उसके साथ खड़े रहे और ऐसी स्थिति में राज्य की बागडोर है वो कपूर देवी ने आसानी से संभाली। थोड़े समय, एक साल तक, 12 महीने, साल सवा साल तक पृथ्वीराज चौहान मां के संरक्षण में रहे। उन्होंने राजकार्य को देखा, समझा और उसके बाद उन्होंने 1178
पाना। सीधा सपाट पॉइंट है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु हो जाने से जो है शत्रु सिर उठा रहे थे और पृथ्वीराज चौहान की उम्र भी मात्र 11 से 12 साल की थी और ऐसी स्थिति में जो उनके अपने थे, उनके अपने स्वजन, अपने रिश्तेदार, वो लोग भी उनके खिलाफ वो खड़े हो गए थे और ऐसी स्थिति में पहला जो पॉइंट है उसके अंदर स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, उनके अपने रिश्तेदार और अपने जो स्वजन थे उन्हें जो उनके खिलाफ हो गए थे उनको नियंत्रण में लाना या उनको वश में करना। ठीक है। फिर दूसरा है पड़ोसी राज्यों का दमन करना। पड़ोसी राज्य जो उनके आसपास के सीमाओं के आसपास, पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमा के आसपास कुछ छोटे छोटे राज्य थे और वो भी सिर उठा रहे थे। वो कहीं न कहीं शत्रु बनकर जो है हमला कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे या एक तरह से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज के पास दूसरा कारण था पड़ोसी राज्यों का दमन करना। ठीक है। फिर तीसरा आता है विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना। विदेशी शत्रु, अब विदेशी शत्रु सबसे पहले तो हम गौरी को ही देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी। ठीक है। ऐसे ही अन्य कई बाहरी आक्रांता भी थे और वही जो पृथ्वीराज चौहान की सीमा से बाहर है और वो राज्य के ऊपर हमला कर रहा है और वो बाहरी है, विदेशी आक्रांता है, तो उनकी शक्ति का भी मुकाबला करना। ये तीन मुख्य उद्देश्य थे पृथ्वीराज चौहान की विजय की नीति के। स्वजनों के विरोध को दबाना, ठीक है, पास के राज्य जो उसके खिलाफ है षड्यंत्र कर रहे थे उनका दमन करना और तीसरा कारण है विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना। ठीक है। अब हम समझते हैं पृथ्वीराज चौहान की विजयों को। पृथ्वीराज चौहान की विजय क्या है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो कि छोटी उम्र में ही शासक बना था और ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान के दो चाचा थे, एक तो थे अपर गांगे और दूसरा था नागार्जुन। अपर गांगे बड़ा था और अपर गांगे ने पृथ्वीराज की छोटी उम्र का फायदा उठाते हुए उसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ वो विद्रोह कर दिया, उसके खिलाफ खड़ा हो गया क्योंकि वो अपने आप को शासक बनाना चाहता था, वो राजा बनना चाहता था। और ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान ने विजय की नीति के तहत इस स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, तो इसी पॉइंट के अनुसार अपर गांगे जो उसका चाचा था उसको परास्त किया और फिर उसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार से ये पहली विजय है पृथ्वीराज चौहान ने अपर गांगे के ऊपर प्राप्त की। फिर दूसरा है चाचा नागार्जुन। अपर गांगे को देखकर नागार्जुन ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया और उसने जो गुरुग्राम या गुड़गांव जो दिल्ली और हरियाणा के बीच में है, तो गुरुग्राम या गुड़गांव जो वर्तमान में हरियाणा में है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ नागार्जुन ने गुरुग्राम के जो प्रदेश इलाके के क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और वहां पे उसने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को भेजा। नागार्जुन जैसे पृथ्वीराज चौहान की सेना गई, नागार्जुन जो था वो गुड़गांव छोड़कर भाग गया। लेकिन नागार्जुन का जो मंत्री था सेनापति था देवभट्ट, उसने पृथ्वीराज की सेना का मुकाबला किया, लेकिन फिर भी वो भी अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर पाया और ऐसी स्थिति में उसको भी वहां से हटना पड़ा, भागना पड़ा। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जो है नागार्जुन और उसके जो पृथ्वीराज चौहान के विरोधी थे उनका दमन किया और शत्रुओं को परास्त करने के बाद उनके भी सिर काट दिए। नागार्जुन या जो भी सेनापति और अन्य जो उसके खिलाफ करना जो है षड्यंत्र कर रहे थे उनके सिर काट लिए और फिर नगर की प्राचीरों के ऊपर जो दीवारें होती है नगर की बड़ी बड़ी, उनके ऊपर सिरों को काट कर लटका दिया। और इसके पीछे कारण ये था कि भविष्य में ऐसा कोई भी शत्रु है वो सिर उठाने का प्रयास है वो नहीं करे, अन्यथा उनका भी यही हश्र होगा, उनका भी जिस तरह से इन दो चाचाओं का हश्र हुआ वैसा ही
का भी होने वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने एक डर और दहशत का माहौल भी उत्पन्न किया। फिर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं विजय की नीति की फलस्वरूप। तीसरा है कि हिसार और गुरुग्राम या गुड़गांव के आसपास एक जाति थी, भंडारक जाति। ठीक है, भंडारक थे। ये भंडारक जाति बार बार सिर उठा रही थी और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ है वो विरोध कहीं न कहीं कर रही थी, उपद्रव कर रही थी बार बार। और ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर भी सेना भेजी और भंडारकों के विद्रोह को दबा दिया। हिसार और गुरुग्राम के ऊपर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया। और वहीं पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए उत्तरी सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित किया और अपने राज्य को सुरक्षित करने का उसने प्रयास किया। ठीक है, इसका उल्लेख भी मिलता है क्योंकि समसामयिक लेखक है जिनपति सूरी। जिनपति सूरी ने भी जो अपना ग्रंथ लिखा, अपनी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की भंडारकों के ऊपर विजय का उल्लेख है उसमें किया है कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने भंडारकों के ऊपर विजयश्री प्राप्त। पृथ्वीराज चौहान ने प्रारंभिक विजयों के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। चूंकि दिग्विजय की नीति प्राचीनतम भारतीय इतिहास में विभिन्न शासक है वो अपनाते आ रहे हैं। दिग्विजय की नीति के अनुसार जो है आसपास के इलाकों या क्षेत्रों को जो है अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु जो है किसी न किसी प्रकार का संदेश भेजना। तो वहीं जो है पृथ्वीराज चौहान ने भी यानी अपने राज्य के साम्राज्य विस्तार हेतु इस प्रकार की नीति अपनाई। और इसके बाद जो उसने हरियाणा में गुरुग्राम और हिसार के पास भंडारकों के उपद्रव को दबाया था और अपनी जो है सीमा को उसने सुरक्षित कर लिया था। अब उसकी जो सीमा है, पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा है, वो चंदेलों के राज्य, चंदेल शासक जाति है, तो चंदेलों के राज्य महोबा, ठीक है, महोबा से मिलने लगी। और उस समय महोबा का जो शासक था वो परमर्दी देव चंदेल था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि परमर्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज के कुछ सैनिकों की हत्या कर दी, कुछ सैनिकों की हत्या अकारण कर दी। और ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान है वो नाराज हो गया। क्रोधित होकर उसने 1182 में महोबा जो कि उत्तर प्रदेश जो है के अंदर है कि महोबा के ऊपर उसने आक्रमण किया। इस आक्रमण का चंदेल शासक परमर्दी देव और उसके दो सेनापति आल्हा और उदल दोनों ने मुकाबला किया, लेकिन पृथ्वीराज की सेना के सामने ये नहीं टिक पाए। ठीक है, और इस स्थिति में यहाँ पर परमर्दी देव के जो सेनापति थे आल्हा और उदल बड़ी ही वीरता के साथ लड़ते हुए दोनों ही युद्ध क्षेत्र में मारे गए और पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के ऊपर अपना अधिकार कर लिया या महोबा को उसने जीत लिया। और इसी महोबा के ऊपर उसने एक अपना नया अधिकारी जिसका नाम था पंजुन राय, पंजुन राय को उसने महोबा का अधिकारी नियुक्त किया और स्वयं दिल्ली है वो लौट आया। ये थी परमर्दी देव चंदेल शासक या महोबा के ऊपर उसकी विजय नीति। और इस प्रकार से उसने महोबा को भी अपने राज्य का हिस्सा बनाया और सीमाओं का विस्तार किया। अब हम दूसरा देखते हैं पृथ्वीराज चौहान
गया था। कहीं न कहीं दोनों के बीच में ये सीमाएं आ गई थी साम्राज्य विस्तार को लेके। उसको लगता था भीमदेव चालुक्य सेकंड को ये लगता था कि कहीं पृथ्वीराज चौहान उसकी सीमा के अंदर प्रवेश न कर जाए, और वहीं पृथ्वीराज चौहान को लगता था कि भीमदेव चालुक्य है वो पृथ्वीराज चौहान की सीमा के अंदर प्रवेश न कर जाए। तो दोनों के मध्य एक तरह से जो है द्वेष का कारण बना। तो ये संघर्ष का कारण था। और फिर दूसरा कारण इच्छिनी देवी। तीसरा है दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। गुजरात का शासक भीमदेव चालुक्य वो भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, और पृथ्वीराज चौहान वो भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। और ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य वैमनस्य, द्वेष, उत्तराधिकार की भावना, साम्राज्यवादी विस्तार की भावना के चलते जो है शत्रुता जो वो बढ़ती चली गई। अब यहाँ देखिए उस समय इन दोनों के मध्य संधि स्थापित करवाई थी जगदेव प्रतिहार। जगदेव प्रतिहार ने मध्यस्थता की और दोनों के मध्य है सामंजस्य बिठाने के हेतु एक संधि की, और इस संधि के बाद दोनों के अंदर थोड़ी शांति बनी रही, या दोनों साम्राज्य में शांति बनी रही। लेकिन इतिहास ये कहता है या जानकारी ये मिलती है कि संधि तो हो गई थी दोनों राज्यों के मध्य, लेकिन परस्पर वैमनस्य और द्वेष का वातावरण है वो लंबे समय तक बना रहा, या काफी समय तक ये जो है ये आग है, द्वेष और वैमनस्य की आग है वो ऐसी की ऐसी ही सुलगती रही। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है प्रेम भाव या आपसी भाईचारा कभी नहीं बन पाया। अब तीसरा पॉइंट देखें। पृथ्वीराज चौहान का जो शत्रु था नाम था कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद। ठीक है, ये कन्नौज का शासक था, गढ़वाल शासक जयचंद था। इन दोनों के मध्य भी परस्पर वैमनस्य था। कारण था कि दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। यहाँ पर भी पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की सत्ता का शासक था, वहीं जयचंद भी एक महत्वाकांक्षी था, और वो भी चाहता था कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर दिल्ली के ऊपर वो शासन करे। तो दोनों के मध्य दिल्ली को लेकर द्वेष उत्पन्न था। वहीं इतिहास में यह भी तथ्य मिलता है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता, ठीक है, संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था, और इस अपहरण के चलते जयचंद है वो बुरी तरह से नाराज हो गया था, और उसने पृथ्वीराज को बुरी तरह से शत्रु मान लिया था। और ये भी शत्रुता का कारण बना कि संयोगिता का अपहरण करना भी दोनों के मध्य वैमनस्य का कारण बना। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दिल्ली को लेकर एक दूसरे में द्वेष था, और वही कहा जाता है या इतिहास में ऐसे उल्लेख मिलता है, ऐसी जानकारी मिलती है कि जो मोहम्मद गोरी जो था गौर शासक, उसको दिल्ली आने का न्योता है वो जयचंद ने दिया था। गढ़वाल शासक या कन्नौज शासक जयचंद ने उसे दिल्ली का न्योता दिया था, और उसे ये कहा था कि तुम दिल्ली के ऊपर आक्रमण करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये देशद्रोही की भावना है जो दिखाई दे रही है, देश के प्रति द्रोह करने की भावना है वो जयचंद के अंदर दिखाई दे रही है, कि उसने एक विदेशी आक्रांता को भारत पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया, और उसे आश्वासन भी दिया कि वो उसका साथ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोरी को आमंत्रण देना उसके देशद्रोही होने का प्रमाण है वो इतिहास में मिलता है। वही पुरातन प्रबंध संग्रह के अनुसार ऐसी भी जानकारी मिलती है कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था, और उस परास्त से जयचंद बड़ा खुश हुआ। जयचंद खुश हुआ और उसने कन्नौज के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार की खुशियां मनाई थी, और इस प्रकार से वो पृथ्वीराज चौहान की हार से प्रसन्न हुआ था। तो ये सारे कारण मिलते हैं जो कि दोनों के मध्य शत्रुता जो है लंबे समय तक बनी रही। क्या कारण हो सकता है? अब हम देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया है, जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण। अब संयोगिता की कहानी को थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि ये भी इतिहास का ही एक छोटा सा विषय है, इसको भी जान लेना आवश्यक है कि संयोगिता कौन थी और क्या था।
उसने क्या किया कि अपने दरबार के अंदर उसने राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया और संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर जो होता था, ये प्राचीन एक तरीका था जिसमें राजकुमारियां विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया जाता था और उन राजाओं में से राजकुमारी स्वयं अपनी इच्छा से जो है अपनी पसंद का वर है उन्हीं में से किसी को चुनती थी और फिर विवाह की रस्म है वो निभाई जाती थी। तो यहाँ पर भी अब संयोगिता के लिए उसके पिता जयचंद ने स्वयंवर का आयोजन किया। राष्ट्रीय यज्ञ यानी कहीं न कहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी वो करना चाहता था और ऐसी स्थिति में उसने सभी को आमंत्रित किया। बहुत सारे आसपास के राजाओं को उसने आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उसने आमंत्रित नहीं किया। तो ये पृथ्वीराज चौहान का पहला अपमान, क्योंकि वो दिल्ली का एक उत्कृष्ट साहसी पराक्रमी योद्धा और शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन दोनों के मध्य दुश्मनी होने से उसने उसको आमंत्रित नहीं किया। तो ये पहला अपमान। फिर उसने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति है, एक विशाल आदमकद मूर्ति बनाकर उसने जो है दरबार के बाहर द्वारपाल के रूप में उसकी मूर्ति है गेट या मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा ली। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को इसके बारे में जानकारी मिली, वो अपना अपमान समझकर इसका बदला लेने के लिए आतुर हुआ। लेकिन वहीं ये भी कथा मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की पुत्री संयोगिता ने इसकी सूचना भेज दी थी कि वो स्वयंवर के आयोजन में उसका पृथ्वीराज चौहान का वरण करना चाहती है और उसने पृथ्वीराज चौहान को गुप्त रूप से उसने न्योता भेजा था कि वो आए और इसे ले जाए। ठीक है। और ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान ने जब स्वयंवर चल रहा था अचानक से धावा बोला और पृथ्वीराज चौहान है वो संयोगिता को उठाकर अपहरण करके ले गया और बाद में उसके साथ विवाह करके अपना है दाम्पत्य जीवन है उसके साथ है निभाया। ठीक है। अब हम इतिहास के अनुसार इसको देखते हैं तो इस पृथ्वीराज चौहान की और संयोगिता की कहानी को बहुत से इतिहासकार अस्वीकार करते हैं, जिसमें नाम आता है डॉक्टर R.S. त्रिपाठी, गौरीशंकर मीराचंद ओझा और दूसरा है विश्वेश्वरनाथ रेऊ। उन्होंने इस ऐतिहासिक तथ्य को अस्वीकार किया है, उन्होंने इसको सत्य नहीं माना है। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा जो कि इतिहासकार है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, आपको याद रखना पुस्तक का नाम द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अर्ली चौहान डायनेस्टीज यानी कि किंगडम एक तरह से या राजवंश। तो इस किताब के अंदर उसने इस पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेमाख्यान को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इसको स्वीकार किया है, इसकी सच्चाई को उन्होंने माना है। तो ये थी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की जो है कहानी। और गौरी के मध्य युद्ध को समझते हैं। मोहम्मद गौरी जो कि गजनी का शासक था और इससे पहले हमने जाना है कि किस प्रकार से गौरी को आमंत्रित किया था जयचंद ने और संयोगिता की कहानी को हमने समझा। तो वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दो प्रमुख युद्ध हुए हैं तराइन के युद्ध 1192 और 1191 में प्रथम युद्ध और 1192 में दूसरा युद्ध। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, राजस्थानी स्रोतों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के साथ अनेकों लड़ाइयां लड़ी, यानी बहुत बार उसने उसके साथ युद्ध किया है। वहीं पृथ्वीराज रासो जो कि पृथ्वीराज रासो है, जो उसके दरबारी और अपने मित्र चंद्रवर्दाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज चौहान का पद्यमय जीवन परिचय, पद्यमय यानी पद्य के रूप में, काव्य के रूप में इसको लिखा गया है और सारी जीवनी है और प्रशस्ति के रूप में इसको लिखा गया है चंद्रवर्दाई के द्वारा। उसके अंदर ये विवरण मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से 21 बार में वो युद्ध किया है और वही हमीर महाकाव्य, ठीक है,
देखिए कि भले कितने ही युद्ध किए हुए लेकिन दो निर्णायक युद्ध है वो इतिहास में महत्वपूर्ण जो है महत्व रखते हैं, और वो है पहला 1191 में। अब देखो परिस्थितियां समझते हैं कि मोहम्मद गौरी जो महत्वाकांक्षी तो था ही, वो मुल्तान, सियालकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, मुल्तान, सियालकोट और लाहौर पर अधिकार उसने किया, और इन अधिकार को करते करते वो तबर हिंद को पार करके वो तराइन के मैदान तक आ गए। ठीक है, तराइन जो कि थानेश्वर के पास है, हरियाणा का इलाका या हरियाणा का क्षेत्र है। तराइन के मैदान में वो पहुंच गया युद्ध करने के लिए, और उसने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित किया युद्ध के लिए, और इन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है, जबरदस्त युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सामंत था जिसका नाम था गोविंदराज। गोविंदराज ने अपनी बर्छी क्योंकि छोटी तलवार का ही रूप होता है, छोटा सा है, उससे छोटी सी बर्छी से या गोविंदराज ने बर्छी से गौरी को घायल कर दिया। गौरी है इस अचानक हुई वार से अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया, और वही उसकी सेना भी तितर-बितर हो गई, और ऐसी स्थिति में वो वहां से भाग खड़ा हुआ। वो भाग गया, अपना सेना सहित गजनी भाग गया। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान ने स्थितियों का लाभ उठाया और उसने तबर हिंद के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, यानी अपना क्षेत्र विस्तारित किया, और वही उस समय तबर हिंद में काजी जियाउद्दीन था जो कि मोहम्मद गौरी का ही बंदा था। उसने काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया और उससे बहुत अधिक भारी मात्रा में धनराशि ली, और उसके बाद है गौरी के काजी जियाउद्दीन को उसने रिहा किया। ठीक है, तो यहाँ प्रथम जो तराइन का युद्ध मिलता है 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि युद्ध पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 में हुआ है, और इसमें पृथ्वीराज की निर्णायक जीत हुई है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज ने अपना साम्राज्य विस्तार किया है, गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अब गौरी ने थोड़े समय तक तो कुछ नहीं, ये एक साल बाद पुनः गौरी है वो तराइन के मैदान में 1192 के अंदर आ डटा। उसने सीधे युद्ध की बात नहीं की, बल्कि उसने पृथ्वीराज चौहान और उसके सामंतों के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। संधि अर्थात मैत्री का प्रस्ताव भेजा। मैत्री के प्रस्ताव है ये काफी लंबे समय तक चलता रहा, कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, और इस प्रकार धीरे धीरे वार्ता है वो शिथिल पड़ गई या धीमी पड़ गई। चौहान शासक और सामंतों को लगा कि अभी हालात हमारे फेवर में है या संधि अभी हुई नहीं है, तो हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में जब शिथिलता का लाभ उठाते हुए वो सुरा और सुंदरी में डूब गए। सुरा और सुंदरी अर्थात वो आमोद प्रमोद और विलासिता में डूब गए, और गौरी यही चाहता था कि कब ये लोग आमोद प्रमोद और विलासिता में डूबे, सुरा सुंदरी और संगीत में डूबते ही गौरी ने रात्रि के समय षड्यंत्र से मौका देखा, और अचानक से चौहान शिविरों के ऊपर है वो धावा बोल दिया या आक्रमण कर दिया। चौहान सेना अचानक हुए इस हमले को सहन नहीं कर पाई, तितर-बितर हो गई। हालांकि उन्होंने युद्ध किया, लेकिन ये युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और गौरी ने शीर्षा के सरस्वती नामक स्थान के ऊपर पास में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। इतिहास में जो पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना
काफी लंबे समय तक अजमेर के ऊपर है वो शासन किया। और इस संदर्भ में एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है, मुद्रा भी प्राप्त हुई है, और उस मुद्रा के ऊपर एक तरफ तो मोहम्मद बिन साम जो है लिखा हुआ है या उसका चित्र बना हुआ है, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम है वो अंकित है। तो इस प्रकार से दोनों स्थितियों में क्या सही क्या गलत ये क्या जानता है, लेकिन हाँ यहाँ पर तो उसने शब्दभेदी बाण चलाकर गौरी की हत्या कर डाली गई। लेकिन दूसरी तरफ है जो है हसन निजामी के अनुसार है उसने अजमेर के ऊपर शासन किया, और उसका सिक्का भी इस संदर्भ से प्राप्त होता है, तो ये भी जानकारी मिलती है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारणों को समझते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय क्यों हुई। तो हम पॉइंट्स में समझते हैं, मुख्य 4 बिंदु हैं। पहला है पृथ्वीराज चौहान में दूरदर्शिता, कूटनीति का अभाव था। ठीक है, दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव था। और वो कैसे, देखिए उसने पड़ोसी राज्यों के साथ शासक बनने के बाद उसने पड़ोसी राज्यों के साथ है वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास वो नहीं किया, बल्कि उसने अपना साम्राज्यवाद या अपना साम्राज्य का विस्तार करते समय उसने कई पड़ोसी शासकों को उसने नाराज कर दिया था और उनके साथ उसने दुश्मनी मोल ले ली थी। तो यहाँ पर कि अगर वो कूटनीति की और दूरदर्शी शासक होता तो वो इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर इनसे कभी भी अपने संबंधों को नहीं बिगाड़ता, तो इसका अभाव था। दूसरा है कि 1171 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात के शासक भीमदेव चालुक्य, जहां परस्पर इन दोनों में विवाद था, पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव चालुक्य, जिसमें इच्छिनी देवी से विवाह करने के कारण और वहीं दोनों राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से टकराती थी। और इसके चलते जब 1171 में गौरी ने भीमदेव सेकंड या चालुक्य के ऊपर जब आक्रमण किया तो उस समय पृथ्वीराज चाहता तो उसका साथ दे सकता था, उसकी सहायता कर सकता था, क्योंकि विदेशी आक्रांता था मोहम्मद गोरी, लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने उसका साथ नहीं दिया और इस प्रकार उसकी सहायता न करके भी उसने भारी भूल की, क्योंकि जब उसके ऊपर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने तब भीमदेव ने भी उसकी सहायता नहीं की। तो ये दूसरा कारण था जिसमें भी उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। तीसरा कारण है तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर, उस प्रथम युद्ध में गौरी है वो घायल होने के बाद भाग गया अपनी सेना के साथ। पृथ्वीराज चौहान चाहता तो भागती हुई तुर्क सेना का पीछा कर सकता था और उसे खदेड़ कर एक भय का माहौल उत्पन्न कर सकता था, लेकिन यहाँ पर भी उसने आलस्य किया या उसने यहाँ पर भी दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया और उसने तुर्क सेना का जो है पीछा नहीं किया। और बाद में वही दूसरे साल मोहम्मद गोरी है 1192 में पुनः तराइन के मैदान में आ धमका और फिर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और वही गौरी ने यहाँ पर दूसरे टाइम में जो षड्यंत्र का सहारा भी उसने लिया था। तो जो भी वजह रही हो, लेकिन यहाँ पे उससे पहले पृथ्वीराज चौहान इससे पूर्व कभी किसी युद्ध में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर वो दूसरे युद्ध में उसे गौरी के साथ पराजय का मुंह है वो देखना पड़ा। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है कि संयोगिता से विवाह करने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने राजकार्यों की अपेक्षा करना शुरू कर दिया और फिर उपेक्षा करने के पश्चात वह विलासिता में डूब गया। और यहाँ पर भी ये भी उसकी ये भारी भूल थी कि वो राजकार्यों को पूरी तरह से नहीं संभाल पाया और विलासिता में डूबकर जो है दूरदर्शिता या कूटनीति का प्रमाण नहीं दे पाया। तो ये 4 मुख्य कारण आते हैं जिसमें तुर्कों से पराजय के कारण के रूप में तुर्कों से पराजय के कारण के रूप में हम इन 4 कारणों को देख सकते हैं। अब ऑल ओवर अगर हम पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन करें तो पृथ्वीराज चौहान अपने आप में एक साहसी वीर योद्धा था, पराक्रमी योद्धा था और बचपन से ही उसने शस्त्र विद्या सीख रखी थी। तो एक वो अच्छा युद्ध निपुण व्यक्ति था और एक अच्छा कुशल सेनापति और सेनाध्यक्ष भी था। उसने अनेक युद्धों को जीता था, हालांकि उसने गौरी से उसको हारना पड़ा, लेकिन उससे पहले भी उसने अनेक युद्धों को जीता था और उस युद्धों को जीतने के बाद उसने दलपंगुल, आपको याद रखना है दलपंगुल, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है कि दलपंगुल की उपाधि है उसने धारण की थी।
विजेता की उपाधि है वो पृथ्वीराज चौहान ने धारण की। वह कला प्रेमी था, विद्यानुरागी था। उसके दरबार में विभिन्न विद्वान हैं वो रहते थे, जिसमें विद्यापति गौड़, जनार्दन बागीश्वर, विश्वरूप दयानंद, आशाधर आदि विद्वान हैं जो उसके दरबारों में आश्रय पाते थे और विभिन्न प्रकार की रचनाएं भी इन्होंने की थी। तो ये कहीं न कहीं विद्या के प्रति उसका अनुराग था कि इतने ज्यादा दरबारी जो है कवि या विद्वान है उसके यहाँ पे रहते थे। चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो जिसने लिखा था, महाकवि चंद्रवरदाई उसका राजकवि था और वही उसका अभिन्न मित्र भी था। उसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है या कौन था, तो चंद्रवरदाई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था पृथ्वीराज चौहान आज का हमारा बिंदु या टॉपिक जिसको हमने समझा है और आशा करती हूँ भली भांति आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।